अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पीके पॉलिटिक्स और मैं हूं मोहम्मद उमैर। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करें और बात करें कि खित्ते की सियासत एक बार फिर अहम मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान की जानिब से सिफारती सहूलतकारी और मुज़ाकराती अमल की मेजबानी को आलमी सतह पर मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी जानिब लेबनान पर इसराइली हमलों में खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है और इजराइल के इन इकदामात पर आलमी बरादरी में शदीद तशवीश पाई जाती है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इजरायली वजीर आजम पर तनकीद ने भी कई नए सवालात को जन्म दे दिया है। क्या वाशिंगटन और तेल अवीव के ताल्लुकात में नई बहस शुरू हो रही है? क्या अमेरिका दाखिली सियासत इसराइल से मुतालिक पॉलिसीज पर असरअंदाज हो सकती है? सवाल यह बनता है कि क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी सिफारती कोशिशें किसी बड़े मुआहिदे की शक्ल इख्तियार कर सकेंगी? लेबनान की सूरत हाल किस समझ जाएगी और क्या पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए एक मौसर सिफारतकारी पुल के तौर पर साबित हो सकेगा? यही वो सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए आलमी सियासत का रुख मुतय्यन करेंगे और इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे दिफाई तज्जियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। सईद मोहम्मद खान साहब, आगाज आपसे करूंगा और जानना चाहूंगा इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने जिस तरह सिफारतकारी का किरदार अदा किया और दोनों फरीकों को एक मेज पर बिठाया और आज उसका नतीजा पूरी दुनिया देख रही है, तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, मेरा ख्याल है कि एज पाकिस्तानीज हम पाकिस्तान के किरदार के ऊपर जितना फख्र करें वो कम है। ये जंग एक्चुअली जून 2025 में शुरू हुई थी और आज उसको ऑलमोस्ट तकरीबन 1 साल हो गए। इस 1 साल में पूरी दुनिया जो है वो एक तरीके से ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहिदा कराने में नाकाम हो चुकी थी, लेकिन एक सिर्फ पाकिस्तान था, वाहिद मुल्क था जिसने हिम्मत नहीं हारी और वो कॉन्टिन्यूसली बिहाइंड द सीन्स कोशिश करता रहा। पहले वो फैसिलिटेटर का रोल उसने अदा किया, फिर बाद में मीडिएटर का रोल अदा किया और एंड में वो वाली स्टेज आ गई थी कि सिर्फ पाकिस्तान था जो दोनों कैपिटल्स के अंदर बात कर रहा था। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के किरदार को हमेशा बड़े अच्छे तरीके से याद किया जाएगा और जो अमन मुआहिदा इंशाल्लाह जब भी होगा, अगर उसको इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया गया तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का नाम दुनिया में एक मुअतबर कौम के लिए की तरह बिल्कुल वो पूरी दुनिया जो है वो हमें एक मुअतबर कौम की तरह समझेगी। अच्छा सईद मोहम्मद खान साहब, जिस तरह बात कर रहे हैं इजराइल की, तो लेबनान पर इजराइल के जो हमले हैं खित्ते की सलामती पर किस हद तक जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं? एक्चुअली यही एक स्टिकिंग पॉइंट है। अगर आपने देखो कि जो 14 पॉइंट्स निकले हैं, ऑल्दो यानी कि वो ऑफिशियली नहीं निकले हैं लेकिन ईरान की एक प्रेस एजेंसी ने उनको निकाला है, तो उन 14 पॉइंट्स में जो पहला पॉइंट था वो यही था कि ये जो पीस अकॉर्ड होना चाहिए वो सिर्फ ईरान थिएटर को कवर अप ना करे बल्कि इस पूरे रीजन के अंदर जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जिनमें सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त लबनान में है उसको भी एनकम्पस करे। और अगर क्या कहते हैं, इजराइल ने अगर इस मुआहिदे को तोड़ना चाहा तो उसके लिए बहुत आसान होगा कि वो अपनी जो जंग है जो कि लबनान में वो ऑलमोस्ट बैरूत के साउथ में पहुंच चुके हैं, अगर वो अपनी एडवांस को जारी रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि ईरान जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस पीस डील पे साइन करना। सो आज हम मंडे पर हैं लेकिन पीस डील फ्राइडे को साइन हो रही है। सो ये मेरा ख्याल अमेरिका का एक टेस्ट है और खासतौर पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का टेस्ट है कि क्या वो इजराइल को रोक सकेंगे या नहीं रोक सकेंगे। अगर उन्होंने इजराइल को रोक लिया तो आई थिंक ये बहुत बड़ा क्रेडिट होगा अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को। सही। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो दूसरा, आपसे ये जानना चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात को किस नज़र से देखती हैं और क्या नताइज एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में? देखिए, इसके नताइज तो जाहिर है बहुत ही फ्लूइड हैं, बड़े उनके बारे में हतमी तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसमें एक चीज़ जो है वो जैसे हमारे कोलीग फरमा रहे हैं कि
पाकिस्तान का रोल जिस तरह से सामने आया है और पाकिस्तान ने जिस तरह से ये पूरे का पूरा तनाज़ा जो है, जिसकी कोई जो है वो कल जो है वो कोई करवट बैठता हुआ दिखाई नहीं देता, और अभी तक भी यही सूरत हाल है। कहाँ हम चले थे एक डील पे, फिर मुआहदा, फिर कोई डेक्लेरेशन, और अल्टीमेटली फिर तय ये पाया कि एक हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, एक MOU करते हैं, और उसके बाद फिर बात होगी कि चीज़ें जो हैं वो मुआहदे की या हतमी शक्ल में पहुंचती हैं या नहीं। और ये भी जो इंजीनियस प्लान है वो पाकिस्तान का ही है कि जब दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने आप को एक मैदान जंग से फातेह जो समझकर निकलना चाहती हैं, तो क्या किया जाए फिर उनके लिए। एक जो है वो एम्पायर है और उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है, वो करे, और दूसरी जो है वो पार्टी वो हर सूरत में जो है वो ऑप्टिकली फतह उसके पास है, दुनिया देख रही है। तो आखिर दूसरी पार्टी अमेरिका जो है वो यहाँ से निकलना चाहता है, तो वो कैसे निकले और उसको निकलने में हेल्प आउट कैसे किया जाए। तो फिर एक बहुत ही रिटोरिकली एम्बिगुअस किस्म का, जो कि दोनों पार्टीज जो हैं वो स्टेट लेवल पे तो इसको पब्लिश भी नहीं कर रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि नहीं करेंगी। मैं नहीं ये तवक्को कर रही कि इसका मतन जो है वो बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। जितनी लीक्स हैं वो भी इतनी एम्बिगुअस हैं कि अगर आप उसको क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ें तो दोनों पार्टीज जो हैं अपने लिए उसको एज अ विक्ट्री उसे प्रेजेंट कर सकती हैं। तो पाकिस्तान का इस MOU का ड्राफ्ट जो है उसका मतन का तयन करना और दोनों पार्टीज को इस पे एग्री करना, और फिर इसराइल के जैसे स्पॉइलर के होते हुए जो कि तमाम डेडलाइंस को क्रॉस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कल तक उन्होंने दाहिया पे फिर अटैक कर दिया एक खाली बिल्डिंग पे, और हिब्रू मीडिया बाकायदा ये पब्लिश कर रहा था कि हम उम्मीद कर रहे हैं ईरान हम पे अटैक करेगा। और ये जो मुआहदा तो बहुत दूर की बात है, एक MOU जो साइन होने जा रहा है वो भी जो है वो खटाई में पड़ जाएगा। तो MOU के 14 नुकात जो लीक में सामने आ रहे हैं, अगर आप उनके 4-5 पहले पॉइंट्स ही देखें तो दोनों पार्टीज जो हैं अपनी फेस कीपिंग के लिए उनको इस्तेमाल कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है वो इतना एम्बिगुअस सा उसका लिखा हुआ है कि वो जी खुल जाएगी, 60 दिन के लिए खुली रहेगी, क्योंकि ये मुआहदा भी ज़ाहिर है लीगली बाइंडिंग नहीं होता, 60 दिन के लिए है, मुआहदा नहीं सॉरी MOU, तो 60 दिन के लिए किया गया है। तो ट्रंप ये कहेंगे कि जी इस पे कोई टॉल नहीं है, खुली हुई है, और यही हमारी सबसे बड़ी विक्ट्री है। हम अपनी ताकत से, हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, हमने स्टेट ऑफ हुर्मुज को खुलवा दिया। और ईरान जो है उसके पास विक्ट्री ये है कि वो इसके ऊपर कोई एनवायरमेंटल फी लेंगे, और सुनने में ये आ रहा है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन ओमान, ईरान और गल्फ कंट्रीज, कोई 50% इधर होगा, बाकी जो है वो उस तरफ से होगा। सही सही। डॉक्टर साहब बस साथ ही रहेगा। सईद मोहम्मद खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह डॉक्टर साहब अभी बात करी थी स्पॉयलर्स के किरदार की और इजराइल के किरदार की, तो इस सारी सूरत हाल में इजराइल ने जो स्पॉयलर्स का किरदार अदा किया और जो दोनों फरीकों के अंदर जो मुज़ाकरात जारी थे उनमें बाज दफा तातुल पैदा करने की कोशिश की, तो इस किरदार को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब ये जंग शुरू हुई थी तो ये एक्चुअली जंग इजराइल और ईरान की थी, और इजराइल ने अमेरिका को इस जंग में एक साथी बना के इसलिए लेकर आया था क्योंकि उसको पता था कि इस इलाके के अंदर अगर वो कोई सक्सेस हासिल कर सकता है तो वो सिर्फ अमेरिकन मदद के साथ कर सकता है। हम सबको पता है, हम पिछले 3 महीने से यही डिस्कशन कर रहे हैं कि बेसिकली इजराइल ईरान को समझता था कि ये वाहिद मुस्लिम कंट्री है गल्फ के अंदर जो कि क्या कहते हैं उसके ग्रेटर इजराइल प्लान के रास्ते में खड़ी हुई है, और अगर वो इजराइल को ईरान को शिकस्त दे सकता है तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो दोबारा मिडिल ईस्ट को डिमार्केट कर सकता है और अपने ग्रेटर इजराइल प्लान की एग्जीक्यूशन कर सकता है। लेकिन ईरान ने अपनी साबित कदमी से और अपनी स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने क्या कहते हैं इजराइल के सारे प्लान्स को नाकाम किया, और आज हम ये देखते हैं कि जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि 5 मरतबा वो पीस टॉक्स को सबोटाज कर चुके हैं। अभी भी लोग समझते हैं कि इजराइल जो है वो शायद इस पीस प्लान को बहुत अच्छे तरीके से ना ले, और जिस तरह डॉक्टर शाजिया भी कह रही हैं कि ये तो एक टेम्पररी मुआहदा है जिसको आप लेटर ऑफ इंटेंट या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। और अगर
इजराइल ने क्या कहते हैं अपने एग्रेशन को ना रोका लेबनान के अंदर, तो ईरान बिल्कुल इस मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा और फिर ये इलाका एक जंग में चला जाएगा। लेकिन देखिए, हमें कुछ पॉजिटिव चीजों की तरफ भी निशानदेही उमैर साहब जरूर करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सालिसी की वजह से जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो ये हुई है कि गल्फ की जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने ईरान से डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन नहीं की है, और इसी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि गल्फ के अंदर एक नया पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री पैराडाइम बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि वज़राए खारजा गल्फ कंट्रीज के ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, और एक सऊदी अरेबिया ने एक आइडिया पेश किया जो तकरीबन सब ने बहुत अच्छे तरीके से जिसको लिया है कि वो है अ पैक्ट ऑफ नॉन एग्रेशन अगेंस्ट ईच अदर। सो अगर वो पैक्ट हो जाता है और सब कंट्रीज को ये हो जाता है कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये इजराइल की सबसे बड़ी शिकस्त होगी, क्योंकि उसकी तो सारी स्ट्रेटेजी यही थी कि मुसलमानों को या तो क्या कहते हैं अरबी अजमी कॉन्टेक्स्ट में या शिया सुन्नी कॉन्टेक्स्ट में आपस में लड़वाया जाए और मुसलमानों को कमजोर किया जाए। और अगर ये हो जाता है पैक्ट ऑफ नॉन एग्रेशन गल्फ और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के बीच में, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग टू हैपन। और इजराइल जो है वो इस चीज को कभी यानी कि इसको अमल में आने से पहले सबोटाज करने की जरूर कोशिश करेगा। सो हम सब मार्शल साहब क्या समझते हैं सूरत हाल में कोई नए स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स तश्कील दिए जा सकते हैं आलमी ताकतों के दरमियान? देखिए, एक चीज बहुत क्लियरली गल्फ कंट्रीज को समझ में आ गई है। एक ये कि अगर हमने इस इलाके के अंदर ट्रेड करनी है अपनी ऑयल और गैस, खासतौर पर वो कंट्रीज जिनका पर्शियन गल्फ के अंदर पोर्ट्स हैं, तो उनको पता है कि जी कि हमें ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। दूसरा, ईरान को भी ये समझ में आ गया है कि अगर उन्होंने अपने ऊपर से इंटरनेशनल सैंक्शंस हटवानी है और उन्होंने कमिटी ऑफ नेशंस में आना है, तो उनको गल्फ के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। सो ये बहुत मेरे ख्याल ये पॉजिटिव चीज हुई है इस जंग की कि मुसलमानों को इत्तेहाद की तरफ इस जंग ने मुसलमानों को इत्तेहाद की तरफ धकेला है। और अगर मुसलमान इस इलाके में इकट्ठे हो जाते हैं तो एक नया डिफेंस पैराडाइम जरूर बनेगा। और मैं उसमें पाकिस्तान की शमूलियत, मिस्र की शमूलियत देख रहा हूं, टर्की की शमूलियत देख रहा हूं, और अगर ये सब इकट्ठे हो जाते हैं तो इजराइल को बहुत अच्छे तरीके से काबू में किया जा सकता है। क्योंकि वो जनरल टर्म्स में जिस तरह उमैर साहब कहते हैं ना, पावर टॉक्स टू पावर, आप देखिए कि इस पूरी जंग में इजराइल ने उस वक्त पीछे कदम हटाया जब ईरान के बॉम्ब्स जो हैं वो तल अवीव और उसकी दूसरे शहरों के ऊपर गिरना शुरू हो गए। जब उनका आयरन डोम फेल हो गया या कमजोर हो गया, तो उस वक्त इजराइल ने पीछे कदम लिया। सो अगर मुसलमान कंट्रीज इधर एक नया मिलिट्री पैराडाइम बनाते हैं और इजराइल को ये बावर कराते हैं कि अगर तुमने किसी मुसलमान कंट्री के ऊपर अटैक किया तो हम सब मिलके तुम्हें सॉर्ट आउट करेंगे, तो फिर ये इलाका दोबारा पीसफुल हो सकता है। और यही एक वाहिद रास्ता है जो आगे जा सकता है, मुसलमान कंट्रीज को आगे लेके जा सकता है। ना तो अगर गल्फ कंट्रीज जो हैं वो दोबारा इजराइल या इब्राहिम अकॉर्ड के चक्कर में पड़ गए, तो उमैर साहब फिर जो है क्या कहते हैं ये इलाका एक नई जंग के अंदर चला जाएगा। सही। एयर मार्शल साहब साथ ही रहेगा। डॉक्टर साहब सवाल छोड़ते जाते हैं। जिस तरह आप बात कर रही थी स्पॉयलर्स के किरदार की, और इन स्पॉयलर्स के किरदार के बावजूद पाकिस्तान ने जिस तरह सिफारतकारी की, आलमी सतह पर इस सिफारतकारी को किस नज़र से देखा जा रहा है, जवाब आपका जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी खित्ते की सियासत एक बार फिर अहम मोड़ पर खड़ी है और अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। डॉक्टर साहब जिस तरह आप बात कर रही थी स्पॉयलर्स के किरदार की, एक तो अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, दूसरा इन स्पॉयलर के किरदार के बावजूद पाकिस्तान ने जो आलमी सतह पर सिफारतकारी की है, पूरी दुनिया किस नजर से देख रही है इस सिफारतकारी को? सिफारतकारी जो है टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जाएगी। जो हम ये समझते हैं कि बात जो है वो कितनी जो है वो गंभीर, कितनी गहरी और कितनी जो है वो
हल ना होने वाली थी और हल ना होने वाली है, उसमें एक खित्ते को जो है वो जंग से बचाना और बचाने की कोशिश में मुसलसल लगे रहना, और फिर वो लगे रहने का मतलब ये है कि आपके पास पॉलिटिकल विल भी है, आपके पास डिटरेंस भी है, कन्वेंशनल भी, आपकी डिप्लोमेटिक जो है एक पोस्चरिंग भी है, आपकी जो मेहनत है वो भी है साल हर साल की, दोस्त हैं, पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं, आपने अपना एक इमेज बनाया हुआ है, आपसे हर कोई बात करना चाहता है। तो ये आसान काम नहीं है, ये कोई और कर ही नहीं सकता था। ईरान जैसा मुल्क जो है, एक तरफ आज़रबाईजान है, उनकी उनके साथ भी खटास चलती है, तुर्की के साथ भी उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गल्फ कंट्रीज के साथ भी है, रशिया और चाइना के साथ उनकी दोस्ती बहुत ट्रांजैक्शनल है और बहुत रीसेंट है, इनकी सिविलाइजेशनल या इंपीरियल जो एनिमोसिटी है उसकी हिस्ट्री भी बहुत लंबी है। तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन सिर्फ अपने नाजरीन को ये बताने के लिए कि ये सिचुएशन है क्या। और दूसरी तरफ इसराइल है जो कि चोजन लोग हैं और उनकी चोजन लैंड है और जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है, वो जहां तक पहुंच सकते हैं वहां पे उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो उन हालात में एक खित्ते को जंग से बचाना और फिर जंग को टालते रहना और गल्फ कंट्रीज को डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व ना होने देना, ये कोई ऐसी बात है जिसको एक प्रोग्राम में या एक चैप्टर में शायद नहीं बयान किया जा सकता। और इसराइल को ये बात बहुत खुली तरह से समझ में आ गई है, जिसकी वजह से अब वो अपनी पोस्चरिंग अमेरिका के अंदर इस तरह से कर रहा है कि वो चाह रहा है कि अमेरिका और इसराइल की जो फौजें हैं वो इंटीग्रेट कर जाएं। जो इन्होंने एक आर्टिकल जो है वो 224 जो है अपना सेनेट में बिल जो है वो भेजा है उस पर डिस्कशन के लिए, और फिर टॉम कार्टन है इनके एक सेनेटर, उन्होंने रिसेंटली दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज को मर्ज होने की बात की है। तो उनको दीवार पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि इस रीजन में हम इररेलेवेंट हो गए हैं। गल्फ के कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा रियलिटी चेक था जो उनके साथ हुआ, और अब वो अपने ना सिर्फ ये कि अपनी सिक्योरिटी, अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वो बायलैटरल रिलेशंस की तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो इस रीजन में अपने पार्टनर्स और एलाइज के साथ मिलकर एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं जो कि रीजनल प्रॉब्लम्स का रीजनल सोल्यूशन ढूंढेगा, अलाइन होगा चाइना का जो फ्यूचर का विजन है 2040 2035 टू 40, जिसके अंदर जो है इंडिविजिबल सिक्योरिटी है, कनेक्टिविटी है, सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव है। तो हमें किसी थानेदार की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन ये सब कुछ बहुत सटल होगा। उसमें ईरान की हिम्मत, उनकी डिटरेंस, उनका एब्जॉर्ब करने का की कैपेसिटी अपनी जगह पे है, चाइना और रशिया की सपोर्ट और हमारी सपोर्ट, वो उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पेशेंस गल्फ के कंट्रीज की, तो ये ऐसे लगता है एकदम से जैसे अभी एडमिरल साहब फरमा रहे थे, एंड आई रियली एंजॉयड द टर्म, के इस जंग ने मुसलमानों को अमन की तरफ जो है वो धकेल दिया है। हमें धकेलना ही पड़ना था, वैसे हमने नहीं जाना था कि अमन उधर है तो अच्छी चीज है, हमें उस तरफ चले जाना चाहिए। तो अब ये धकेल देने के बाद जो है ऑफ कोर्स जो इनको समझ आ गई है कि अब चीजें जो हैं आगे किस तरफ से जाएंगी, और ये दरवाजा पाकिस्तान खोल रहा है जिसमें ईरान का जो इशू है इट विल बी जस्ट अ चैप्टर इन एन एंटायर बुक, जो कि रशिया, चाइना, गल्फ के कंट्रीज, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, इवन मीना रीजन जो है वो मिलकर पूरा ग्लोबल साउथ अपने जो फ्यूचर है उसको थोड़ा बहुत जो है उसके बारे में सोचते हुए ये सोच रहे हैं कि क्या हमें लोग लड़वाते रहेंगे और हम आपस में लड़ते रहेंगे, क्या ये ग्लोबल साउथ सिर्फ जो है वो कलर रेवोल्यूशन के लिए रह गया है या कूस के लिए, या यहाँ पे जो है वो टेररिस्ट जो है पहले आके वेस्टर्न बनाएंगे फिर उन्हें आके उन्हीं के खिलाफ जो है मुकाबले होते रहेंगे। तो ये तमाशा हमारी आने वाली नस्लों को नहीं भुगतना है, हमें इन मसाइल का कोई हतमी हल ढूंढना है। और इससे बड़ी फख्र की बात नहीं हो सकती एज अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तान जो है उसका फोर रनर है। एंड आई हैव बीन टोल्ड के ये जो एमओयू साइन करने की बात हो रही है, तो इस पे काम करने वाले दे वर नॉट इवन स्लीपिंग फॉर लाइक 22 आवर्स, जो है वो 2 घंटे सिर्फ जो है वो सो रहे थे। और जाने आप देखें हम किस तरह से चुमुखी जो है वो लड़ रहे हैं, कहां कहां हम पहुंचे हुए हैं और कहां कहां हम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो ब्रॉडर गेन है वो किस में है। और इसराइल इस कदर इसमें आइसोलेट हो गया है कि इस एमओयू को अगर देखें तो ये पूरी की पूरी विक्ट्री है। सही।
कंप्रोमाइज करने के लिए नहीं कहा गया। सर लेकिन डॉक्टर साहब दूसरी बिल्कुल तरफ दुरुस्त फरमा रही है। सैयद मोहम्मद खान साहब आपकी राय इस हवाले से जानना चाहेंगे। एक तो पाकिस्तान के किरदार की बात हो रही है, पूरी दुनिया मौतरफ है पाकिस्तान के किरदार की। इस सूरत हाल में ईरान अमेरिका मुआहिदा अगर हो जाता है तो खित्ते की सूरत हाल क्या होगी उसके बाद? देखिए, मैं डॉक्टर शाजिया की तमाम असर्शंस के साथ एग्री करता हूं कि ये जो पाकिस्तान ने रोल अदा किया है ये एक टेक्स्ट बुक रोल है, और आगे आने वाली नस्लें जो हैं वो इस मेहनत को और पाकिस्तान के इस किरदार को ना सिर्फ पढ़ेंगी बल्कि पाकिस्तानीज उसके ऊपर फख्र करेंगे। हमें अपने किरदार के ऊपर बहुत फख्र होना चाहिए कि हमने एक मैच्योर कंट्री, एक अच्छे मुसलमान होने का सबूत दिया। हमने अपने बगैर किसी फायदे को मद्देनजर रखते हुए हमने इस इलाके में पीस और ट्रैंक्विलिटी लाने के लिए हम हर हद तक गए। हमने आखिर वक्त तक सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जो इस पीस डील के लिए खड़ा रहा, और इवेंचुअली अल्लाह ताला ने हमें सक्सेस दी। सो पाकिस्तान का रोल तो हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन अगर उमैर साहब, अगर आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि पाकिस्तान को इससे क्या फायदा हुआ है और आगे क्या फायदा होने जा रहा है, तो मैं आपकी क्या कहते हैं, आपकी नाजरीन के लिए कुछ चीजें बताना चाहूंगा। सईद साहब इस बात को भी पूरा करते चले, जो जिस तरह सूरत हाल बदल रही है, इस बदलती सूरत हाल में पाकिस्तान के माशी और सफारती फायदे क्या पाकिस्तान हासिल कर सकता है, इस पर भी रोशनी डालें। जी उमैर, देखिए, सबसे बड़ा फायदा जो पाकिस्तान को यह हुआ है वो ये हुआ है कि आज आप दुनिया का कोई न्यूज चैनल खोल लें या आप दुनिया का कोई अखबार देख लें, वहां पाकिस्तान की तारीफ हो रही है और सब लोग पाकिस्तान की सालसी और पाकिस्तान की मैच्योरिटी की तारीफ कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल जो सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि 1 साल पहले हमें एक परिया स्टेट समझा जाता था, हमें समझा जाता था कि एक ऐसा मुल्क है जो इस इलाके को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। आज पाकिस्तान इस तरह उभरा है कि पूरी दुनिया कह रही है कि अगर इस इलाके में अगर स्टेबिलिटी आ रही है या आगे आएगी इस पीस डील के थ्रू, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मेहनत की वजह से। तो सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि हमारी जो परसेप्शन है, दुनिया में जिस निगाह से देखती है, वो चेंज हो गया है। और ये जो हमें नया रोल मिला है, ये हमें मिला था मार्के हक की कामयाबी के बाद, और मार्के हक में हमने अपनी मिलिट्री प्रोवेंस दिखलाई थी और इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने अपनी डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी दुनिया को दिखलाई है। सो दुनिया हमें एक बहुत मैच्योर डिप्लोमेटिक कंट्री और एक बहुत एडवांस्ड मिलिट्री फोर्स समझती है। और यही दो चीजें हैं कि जिनकी मैं आगे देख रहा हूं कि इस इलाके के अंदर जब 2-3 मिडिल पावर्स अराइज करेंगी, जैसे पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्किया है, जब ये मिडिल पावर्स अराइज होंगी तो फिर इस इलाके के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आगे जो भी डेवलपमेंट होगी, जिनकी तरफ डॉक्टर शाजिया ने भी निशानदेही की है कि एक हम नया गल्फ बनता हुआ देखेंगे। सो अगर एक नया गल्फ बनता है, वहां भी पाकिस्तान का पॉलिटिकल रोल बहुत ज्यादा होगा। और जो अगर वहां एक नया डिफेंस पैराडाइम बनता है, तो मेरा ख्याल है उस डिफेंस पैराडाइम को भी पाकिस्तान लीड करेगा। देखिए, हम ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट कर चुके हैं, और उस पैक्ट की वजह से इस वक्त हमारी फोर्सेस भी जो हैं वो सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय हो चुकी हैं। और बेसिकली वो फोर्सेस इसलिए डिप्लॉय हुई थी कि हम इजराइल को एक मैसेज देना चाहते थे कि आपने जिस तरह कतर और ओमान की पीस डील या पीस एफर्ट्स को सबोटाज किया था, अगर आपने हमारी पीस एफर्ट्स को सबोटाज करने की कोशिश की तो हम आपके दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं। सो ये जो होता है ना कि हमने जिस तरह दुनिया में लोग कहते हैं कि पावर टॉक्स टू पावर, सो आपको मुसलमानों को और खासतौर पे पाकिस्तान को अब इस इलाके में अपनी ताकत दिखलानी होगी, और ताकत किसी एग्रेशन के लिए नहीं बल्कि इस इलाके में पीस लाने के लिए पाकिस्तान को वो ताकत दिखलानी होगी। सो मैं तो बहुत बड़ा हामी हूं कि हमें एक पैसिव नेटो मुसलमानों की जरूर बनानी चाहिए, और हमें ये दुनिया को बताना चाहिए कि अगर किसी मुसलमान मुल्क के अंदर कोई एग्रेशन होगी किसी तरफ से भी, हमारे ईस्ट से या हमारे वेस्ट से, तो हम जो हैं
हमेशा अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होंगे और हम सब मिलके उसका दिफा करेंगे। सही, तो कितना जरूरी समझते हैं इस सूरत हाल में मुस्लिम ममालिक का एक साथ खड़े होना, ब्लॉक्स बनाना, और दूसरा पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में फवायद क्या हासिल कर सकता है? सईद साहब देखिए, जो है ना, पहला जो फवाइद उमैर, मैंने आपसे कहा कि परसेप्शन का है, सो डिप्लोमेटिकली वी कैन गेन अ लॉट, वन। नंबर टू जो है ना, अगर ईरान के ऊपर से फाइनेंशियल और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाती हैं, तो मेरा ख्याल में जो सबसे बड़ा फायदा हमें यह होगा कि हमें इमीडिएटली ऑयल और गैस का एक बहुत बड़ा जो फिगर है वो ईरान से ले लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ क्या कहते हैं, ऑयल और गैस की प्राइसेस बहुत नीचे चली जाएंगी और उनके नीचे जाने की वजह से हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। दूसरा यह है कि हमारा उनका कोई 900 किलोमीटर का बॉर्डर है और जिसके ऊपर 3 ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं, सॉरी मैं करेक्ट करता हूं अपने आप को, 6 ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं। अगर वो 6 ट्रेडिंग पॉइंट्स खुल जाते हैं, सो इस वक्त जो हमारा टारगेट है कि हम ईरान के साथ तकरीबन $10 बिलियन की ट्रेड करना चाहते हैं, जब ये सारी सैंक्शंस हट जाएंगी तो हमें चाहिए कि हम इस ट्रेड टारगेट को बढ़ा के कोई 20 से 30 बिलियन। बिल्कुल सईद साहब, और पाकिस्तान को इस सूरत हाल से फायदा भी उठाना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। डॉक्टर साहब, जिस तरह बात हो रही है पाकिस्तान के किरदार की, इस बदलती सूरत हाल के खित्ते पर क्या असरात होंगे और पाकिस्तान माशी तौर पर और दूसरा सिफारती तौर पर क्या फवायद हासिल कर सकता है? देखिए, सफारती तौर पे तो हम जो मेहनत कर चुके हैं उसके फवायद हम हासिल कर रहे हैं, लेकिन मुआशी तौर पे जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है वो है जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है और जो IMF है और जो हमारे वेस्ट के साथ जो पुराना सिस्टम जो चला आ रहा है इन टोटो, अगर आप उसे देखें तो वो किसी भी ग्लोबल साउथ के कंट्री को जो है वो सर उठाने नहीं देते। उसका साइकिल ही ऐसा है, उसका चक्कर वो बनाया ही इस तरह गया है, कॉलोनाइजर्स ने उसको डिजाइन ही ऐसे किया हुआ है कि आप उसमें से निकल ना सकें। उससे निकलने के लिए हमें एक पैरेलल सिस्टम की जरूरत है। पैरेलल सिस्टम जो है वो मंजरे आम पे आ रहा है ब्रिक्स की सूरत में, शंघाई कॉरपोरेशन की सूरत में। तो ये इन सारी चीजों को अगर हम इनके साथ जुड़े रहें, इनसे फायदा उठा सकें और अपना हाउस इन ऑर्डर करते हुए, हाउस इन ऑर्डर से मेरी मुराद है अपना जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको जो है वो मजबूत कर लें, तो फिर प्रॉब्लम हमारे लिए कोई नहीं होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और पूरी दुनिया भी पाकिस्तान के किरदार की मौतरफ है। दिफाई तहरीर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब और माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान फ्रीडम की, एक ऐसी रिपोर्ट जो सिर्फ नंबरों की कहानी नहीं सुनाती बल्कि पाकिस्तानी अवाम के एहसासात, खदशात और उम्मीदों की अक्कासी करती है। रिपोर्ट के मुताबिक गैर जानिबदार मालूमात तक रसाई, मालूमात के बहाव और शफाफियत के बारे में अवाम सवालात रखते हैं और एक जमहूरी माशरे में मालूमात तक आज़ाद और गैर जानिबदार रसाई सिर्फ एक सहूलत नहीं बल्कि एक बुनियादी हक है। जबकि इस रिपोर्ट में एहतजाज और इज्तिमा की आज़ादी के हवाले से भी खदशात का इजहार किया गया है। इस हवाले से हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? पाकिस्तान की 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और ये नौजवान सिर्फ वादे नहीं चाहते, मौके चाहते हैं और वो रोजगार, हुनर, तालीम और एक रोशन मुस्तकबिल के भी मुंतजिर हैं। सवाल यह है कि हमारी पॉलिसीज उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतर रही हैं या फिर नहीं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुआविन खुसूस वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान साहब। हुज़ैफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सवाल आपके लिए है कि पाकिस्तान फ्रीडम रिपोर्ट में 55% अफराद गैर जानिबदार मालूमात तक रसाई पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, तो हुकूमत यह तासुर कैसे दूर करेगी? जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया और मैं मशकूर हूँ। पाकिस्तान फ्रीडम की जो रिपोर्ट है इसको भी हम वेलकम कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि आज जिस पाकिस्तान फ्रीडम की रिपोर्ट पर हम बात कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिक किया, 2026 में उन्होंने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज पाकिस्तान का एक बड़ा सैटेलाइट चैनल है एक्सप्रेस न्यूज़, वो इस पर खुलकर तबसरा कर रहा है, तो इस बात की कमाजी करता है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई जो है वो सहाफती या आज़ादी इजहार की सेंक्शन मौजूद नहीं है जिसके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमेशा से कमजोर रहा, सिविल प्रोसीजर कोड कमजोर रहा, इसलिए डेफेमेशन का जो कानून था वो 78 सालों में उस तरीके से इफेक्टिव काम नहीं कर सका जिस तरीके से उसे करना चाहिए था।
तो हुकूमत ने जब देखा कि बहुत सारे शुरफा की भी पगड़ियां उछाली जाती हैं, कुछ मोअज़्ज़िज़ आप जैसे सहाफ़ी भी उसका शिकार हुए, कुछ हम जैसे पॉलिटिशियन भी शिकार हुए, तो पीका का कानून ज़रूर बनाया गया। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं एडमिट करता हूँ कि पाकिस्तान में जब भी कोई कानून बनाया जाता है, तो उसका मिसयूज़ भी होता है। और पीका के अंदर अगर कोई आप जैसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट या और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, अगर वो उसका शिकार हुए हैं, वो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन ये ज़रूर है कि हुकूमत का उसका बनाने का मकसद वो लोग हैं जिन्होंने सहाफ़त को एज़ अ टूल रखा हुआ है, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर डिजिटल दहशतगर्दी करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है आप और हम जो अवाम में से हैं और हम लोगों में से ही एनसीसीआई में लोग भर्ती होते हैं, हम लोगों में से ही एफआईए में लोग भर्ती होते हैं, वो लामहला उस कानून का मिसयूज भी हो जाता है। उसको मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि रियासती लेवल पर ऐसी कोई आज़ादी इज़हार के ऊपर कदगन नहीं है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर जितना हुकूमत में तनकीद की जाती है, फेसबुक पर तनकीद की जाती है, वो सारे अकाउंट्स पाकिस्तान में बैठ के हैंडल हो रहे हैं। कोई 2-4 अकाउंट्स हैं, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके से रियासत को हिट किया, जिस तरीके से हुकूमत के खिलाफ एक मीडिया वार स्टार्ट कर दी, क्योंकि देखिए हमने जर्नलिज्म भी की है, बेसिकली बताया ये जाता था कि खबर करना जो है वो सहाफत है, खबर क्रिएट करना जो है वो एक जुर्म है। तो जहां खबर क्रिएट की जाती है और आप अगर किसी जमात के आलाकार बन जाए और उसके ऊपर जाहिर है फिर अगर कोई 9 मई हुआ या 26 नवंबर जैसे वाकयात हुए, उनको आपने प्रमोट करने की कोशिश की, उस पर अगर रियासत हरकत में आई तो ठीक है, कोई 2-4 कार्रवाइयां जरूर हुई होंगी। लेकिन मैं समझता हूं कि एज अ होल हुकूमत सहाफियों के हवाले से, आज़ादी इज़हार के हवाले से ना ही किसी किस्म की कदगन के हक में है, ना ही किसी किस्म की पाबंदियों के हक में है। और हुकूमत ये भी समझती है कि पीका के हवाले से भी जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है वो हम दूर करने को तैयार है, उसमें मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। लेकिन हुकूमत का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, ना हुकूमत में ऐसी सोच पाई जाती है कि आप जैसी तवाना आवाजें जो है उनको दबाया जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि जमहूरी मुआशरों में जब सहाफियों की आवाजें दबती हैं तो वो जमहूरी मुआशरे जो है वो लाजमी अपने डिक्लाइन की तरफ जाते हैं और वो हुकूमतें जो है लंबा अरसा नहीं चल पाती। तो इस बात का हमें एहसास है। पाकिस्तान फ्रीडम ने जाहिर है अगर एक रिपोर्ट दी है, 55% लोग जो है वो आज़ादी इज़हार के हवाले से अपनी रिजर्वेशन रखते हैं, तो हम कोई इस पर तनकीद नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर गिलास आधा खाली है तो गिलास आधा भरा हुआ भी है। सही। तो हुज़ैफा साहब, क्या हुकूमत मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शफाफियत बढ़ाने के लिए कोई नई पॉलिसी ला रही है इस हवाले से? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, इस पे बिल्कुल काम कर रहे हैं कि तमाम आप जैसे स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर जितने भी जरखेज दिमाग हैं, चाहे वो सहाफ़ती कम्युनिटी से हैं, चाहे लीगल फर्टिनिटी से हैं, कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस भी बैठकर एक ही कमरे में इस तरह का फ्रेमवर्क बना लिया जाए जिससे जो एक तासुर है कि शायद कोई पीका के जरिए डिजिटल मीडिया को खत्म करना या सोशल मीडिया को खत्म करना है, एक तो तासुर जाहिल होना चाहिए। दूसरा ये है कि मैं समझता हूं कि आज अगर हम हुकूमत में है, कल हम अपोजिशन में भी हो तो ऐसी कानून साजी कर जाएं जिसकी पे कोई उंगली ना उठा सके, और आज जो अपोजिशन में लोग बैठे हुए हैं वो भी उसको अप्रिशिएट करें। तो सिर्फ हमारा मकसद यही है कि आप सहाफत जरूर करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक पैगंबरी सिफत है, सौफ से निकला है सहाफत का वर्ड, और पैगाम रसानी जो है वो दरअसल अंबिया कराम को अल्लाह ताला ने उस काम के लिए रखा था, और ये आप अगर इस प्रोफेशन को उस अंदाज में लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर आपने सिर्फ मोबाइल उठाना है और किसी के मुंह पे जाकर खड़ा कर देना है और कहने के लिए अपना वर्षन दें, और उसके बाद वो खबर गलत हो जाए, उसकी आपने इज्जत की धज्जियां बखेर दी, ये तो सहाफत नहीं है। ना आपने ये सहाफत पढ़ी है, ना हमने पढ़ी, ना किसी और ने पढ़ी। तरीकेकार होता है कि आप वर्षन लेते हैं, वर्षन लेकर अपनी स्टोरी फाइल करते हैं, बीबीसी, CNN वगैरह 2-2 महीने वेट करते हैं अगर वर्षन ना आ रहा हो किसी हुकूमती शख्सियत की तरफ से, किसी जिम्मेदार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से। मैं खुद इस बात को समझता हूँ, कुछ जाहिर है मुश्किलात जरूर है, सहाफियों को कुछ मसाइल का सामना जरूर रहा पिछले 2-3 सालों में, लेकिन हुकूमत की ऐसी सोच नहीं है कि आप पाकिस्तान में सहाफियों पर पाबंदियां लगाएं या कदगन लगाएं, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है जो कदगने आज हम लगाकर जाएंगे कल उसका सामना हमने करना है। अगर आपकी आवाज हम दबा देंगे तो कल जब हम पे आजमाइशी वक्त आएगा आप हमारी आवाज कैसे बनेंगे, हमें इस बात का एहसास है। सही। तो हुज़ैफा साहब, जिस तरह आप भी निशानदेही करें कि मुश्किलात तो हैं, तो इन मुश्किलात की कमी के लिए और मालूमात तक रसाई जिस तरह बेहतर हुई है, तो अवामी एतमाद को बहाल करने के लिए हुकूमत क्या सोचती है, क्या इकदाम करने वाली है आने वाले दिनों में? देखिए, मैंने बीइंग द मेंबर ऑफ द कैबिनेट की तजवीज कई आपके जिम्मेदार सहाफियों को, हामिद मीर साहब को, आरफा नूर साहिबा को और अबसार आलम साहब को, मैंने मारिया मेमन साहिबा को तजवीज़ दी थी
अभी हम कुछ अर्सा पहले आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे थे, वहां भी यही इशू रेज हुआ, तो मीर साहब ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, आरफा नूर साहिबा ने किया, सारे ये लोग बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, इन सबकी बड़ी कदर है। मारियम अहमद साहिबा करती नहीं, अफसार साहब ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, बीइंग द मेंबर बीइंग द चेयरमैन पेमरा, और एज अ जर्नलिस्ट उनका एक्सपीरियंस था। तो मैंने उन्हें ये तजवीज रखी, मैंने कहा जी बजाय ये कि हम आपस के अंदर दस्तो गिरेबा हों, आप सब लोग जो मोस्ट क्रेडिबल लोग हैं, हम तो तिफले मकतब हैं, एक हाई पावर कमेटी बना ली जाए, चाहे पीका के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे जर्नलिज्म के हवाले से कुछ जो चीजें हैं, उसको बैठकर मेज पर हल किया जा सकता है। उसको सबने वेलकम किया था, और मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से फिर ये बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जो हमारे क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, मैं समझता हूँ कि जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस हुकूमत को भी यहाँ तक पहुंचाने में, और इवन की जमहूरियत को पाकिस्तान के अंदर जो है वो ग्रो करवाने में, तो हम उन लोगों के साथ बैठकर जो सहाफती तंजीमें कहती हैं अच्छी से अच्छी बेहतरीन पॉलिसी बनाने को तैयार है। अगर कहीं हम गलत हैं तो हम 2 कदम पीछे हट जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं होती, झुका हुआ दरख्त ही फलदार होता है। हमने अगर कोई कानून बनाया है, उस कानून में आप समझते हैं कि कुछ ऐसी शिकें मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको खुद बताऊं कि मैं इस सारे दश्त को एक अरसा हो गया देखते हुए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो हमारे दोस्त ये बात करते हैं पीका के हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात ज्यादा है, और इसी वजह से पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल जरीदों के अंदर नंबर है आजादी इज़हार का, वो नीचे आता है। पीका के हवाले से मैंने ये बात रखी थी कि जितनी भी आपकी सहाफती तंजीमें हैं, प्रेस क्लब्स हैं, अगर आपके एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट के खिलाफ कंप्लेंट आती है तो बेशक हम उसे उस सहाफती तंजीम को या उस प्रेस क्लब को मार्क कर दें, अगर वो उसके ऊपर लिख देंगे इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो जाए। लेकिन अगर वो कारपेंटर डेंटर साहब भी बना फिर रहा है माइक लेकर, उसके खिलाफ तो मेरे ख्याल से आप भी चाहेंगे कि वो आपका नाम बदनाम ना करे, आपकी फर्टिलिटी को बदनाम ना करे। जिस तरीके से पाकिस्तान बार और पंजाब बार ने जो वुकला एक, यानी मैं खुद एज अ लॉयर भी रजिस्टर्ड हूं पंजाब बार में, लेकिन वुकला इफ्तिखार मूवमेंट के बाद एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप बन गए थे, लेकिन पंजाब बार ने उसके ऊपर काबू पाया, पाकिस्तान बार ने उसके ऊपर काबू पाया, और आपने देखा कि फिर पंजाब बार और पाकिस्तान बार ने ऐसी कानून साजी की कि आज लीगल फर्टिलिटी मजबूत भी है और उस शोबे को मिसयूज भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर सहाफत के शोबे को मिसयूज किया जाता है तो उस हवाले से आप 2 समय तजवीज दें, हम उन तजावीज पे अमल करने को तैयार हैं। सही। मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान साहब साथ शरीक गुफ्तगू थे। बहुत शुक्रिया आपका हुज़ैफ़ा रहमान साहब। गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तर्जीह और तबसरे आपने जाने, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।